Hello everybody, welcome to our classroom. I hope you all are doing well. In this video, we are going to continue our previous series that is of Gujarat Board class 11th economics chapter 5, and name of the chapter is cost of production and concept of revenue. So without wasting any time, let's begin with it. And if you are really interested in understanding this chapter, be very much ready with your textbook and a pencil so that you can underline whatever points are important for you. Let's begin with it. First of all, if we ask for what is cost of production and concept of revenue and why they are very much useful for us, very simply, there are certain points why we need to do that. फाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि हमारा जो भी हम हमारे कंपनी में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एक्चुअल कॉस्ट हमें क्या पड़ रहा है। और कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब है कि हमारी इनकम कितनी जनरेट हो रही है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि ये हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल को कैसे हेल्प करता है। तो पहली चीज है कि ये हमको डिसाइड करने में हेल्प करता है हमारी कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए। सेकंड, ये हमको गाइडलाइंस देता है कि कैसे हम अपना प्रॉफिट को सबसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमको बताता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हम निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, अगर हम ऊपर ऊपर से इसका आइडिया ले लें, सपोज आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं 100 रुपीज में ही, राइट। 100 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए 100 रुपीज में ही। अब आप अपने यूनिट्स को एक बढ़ा रहे हो, यानी आप 101 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आपका जो टोटल कॉस्ट है बनाने का वो 100 रुपए से 110 रुपए बढ़ गया। तो जो एक यूनिट आपका बढ़ा था ना, उसका कितना कॉस्ट आपको पड़ गया, 10 रुपए। उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ फर्म। हमारी फर्म कैसे काम कर रही है ये हमको पता चलता है मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर से। और फिफ्थ नंबर पॉइंट आता है इसके बाद कि कॉस्ट और रेवेन्यू के कंसेप्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन टेकिंग द डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितना अमाउंट हमारा इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें, कितना हमारा एम्प्लॉयमेंट हमें दे रहा है, और कितना आपका प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हर चीज का एक क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा उससे। सिक्स पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट टू नो द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये भी हम आगे समझेंगे। ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं कि हम अगर अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऐसे नहीं यूज करेंगे तो कैसे यूज कर पाएंगे, अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। एंड देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन to be very clear about it: land, labor, capital and entrepreneurship. लास्ट पॉइंट इसका है कंसेप्ट ऑफ मॉनेटरी कॉस्ट इज यूजफुल टू गिव गाइडलाइन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अ फर्म। आपकी फर्म को आप कैसे रन कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, ये आपको कौन बताएगा, मॉनेटरी कॉस्ट। ये सारे कॉजेस के कारण हम जरूरी बन जाता है कि हम अपना कॉस्ट और रेवेन्यू को स्टडी करें और अपने बिजनेस के बारे में सारी चीजों को अच्छे से जानें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलग अलग कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट जो है उनको हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहला कॉस्ट आता है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया था। उन्होंने ये कंसेप्ट जो है मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड और लेबर, इनको ध्यान में रखते हुए दिया था। लेकिन मॉडर्न जमाने में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर सबको ध्यान में रखा जाता है। तो एक बात ध्यान रखें कि रियल कॉस्ट को उन्होंने जब दिया था तब उन्होंने सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखी थी, लैंड, लेबर। बट आज के जमाने में हम चारों चीजों पे ध्यान देते हैं। मूविंग ऑन, मार्शल के हिसाब से लेबरर्स, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर जो भी आपके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं वो फिजिकल, साइकोलॉजिकल या फिजिकल बर्डन उनके ऊपर है। साइकोलॉजिकल बर्डन का मतलब उनका मेंटल इश्यूज, ब्रेन के ऊपर कई सारी चिंताएं हमारी होती हैं। और फिजिकल बर्डन, कभी हम बीमार होंगे, कभी शरीर से काम नहीं होगा, एक्सेट्रा। ऐसे बर्डन को हम रियल कॉस्ट कहते हैं। रियल कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। ये आपके प्रोडक्शन को जरूर अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि रियल कॉस्ट आपके प्रोडक्शन को हेल्प नहीं करेगा। अगर आपके लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से, मेंटली हैप्पी नहीं है वो, या वो उनका फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, वो बीमार हैं, तो ये सारी चीजें हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट करती हैं। और इसलिए आपका ये जो रियल कॉस्ट है इसको आप मेजर नहीं कर सकते कितना इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये इफेक्ट जरूर करेगा, ठीक है।
प्रॉब्लम क्या है इसको मेजर करने में? इसमें फटीग आता है। फटीग मतलब हमारा आलस्य कह सकते हैं। फिर बोर्डम, बोर हो जाना, पेन, सैक्रिफाइस, एंजाइटी, ये सारी चीजें आती है। ये सारी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है हमारे माथे के ऊपर, इनका इम्पैक्ट होता है और इसीलिए इनको हम मेजर नहीं कर सकते। हालांकि स्मोक emitted by factories create adverse effect on the health of people in surrounding area। इस adverse effect को भी हम सोशल व्यू से देखें तो ये भी एक ऐसी इफेक्ट है जो होती है इंडस्ट्रीज के कारण। इंडस्ट्रीज में से स्मोक निकलता है, आसपास के एरिया के लोगों के हेल्थ पे इफेक्ट होता है, बट उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, वट एवर आर फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर देयर, दे आर इंक्लूडेड इन द रियल कॉस्ट। सेकेंड वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपली मीनिंग ऐसे समझिए, इसी में एक एग्जांपल दिया है। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है और उस पीस ऑफ लैंड पे मुझे कुछ भी करना है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन इज, या तो मैं उस पे एग्रीकल्चर करूं, यानी कि कुछ ना कुछ पौधे उगाऊं और उनसे मनी अर्न करूं। और अब मैंने ऐसे प्लान बनाया कि अगर मैं मनी अर्न करती हूँ एग्रीकल्चर के थ्रू तो एक साल में मैं 3 लाख अर्न कर सकती हूँ। ये मेरा प्लान नंबर वन है। ऑन दी अदर साइड, मैं प्लान टू कर रही हूँ कि मैं फैक्ट्री कोई बना लूँ इसके ऊपर, और इसके अंदर मैं कोई ना कोई प्रोडक्शन करूँ जो आसपास के एरियाज में जो चीज अवेलेबल नहीं है उस चीज का मैं प्रोडक्शन कर लूँ, और उससे मुझे 10 लाख रुपए पूरे साल में मैं कमा सकती हूँ। एग्रीकल्चर से मैं पूरे साल में 3 लाख कमा रही थी, इससे मैं पूरे साल में 10 लाख कमा लूंगी। तो एज एन एंटरप्रेन्योर मैं सीधी सी बात है प्लान नंबर टू पे जाऊंगी, क्योंकि उससे मुझे पूरे साल में 10 लाख रुपए की इनकम हो रही है। बट उस 10 साल के बदले में मैं उनको क्या वापस, मैं क्या नहीं कमा रही हूँ? वो 3 लाख रुपए नहीं कमा रही हूँ जो एग्रीकल्चर से मुझे मिलने वाले थे। सिंपली वो जो 3 लाख रुपए मुझे नहीं मिल रहे हैं वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। To earn something from another alternative, we have to leave behind that first alternative, and whatever we are leaving behind, that particular income is here known as opportunity cost. Very simply, it is there. अब इसको मेजर करने में अगेन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फैक्टर्स विथ वन यूज, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उनका कोई और इस्तेमाल पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में आप उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते। फाइन। फिर आता है फैक्टर्स हैविंग स्पेसिफिक यूज। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप सिर्फ उसी काम में यूज कर सकते हो। मान लो इसका एक एग्जांपल दे दें कि कोई फैक्ट्री में मशीनरी है और उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के बैग्स ही हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उस मशीन का एक ही यूज है, स्पेसिफिक यूज है कि उसको आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो। इसके इसके कोई ऑल्टरनेटिव यूजेस है ही नहीं। फाइन। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट जो है हमें हेल्प करता है कि हम इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाएं, सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाएं, प्रोडक्शन के बारे में डिसीजंस ले पाएं, प्राइस को डिटरमाइन कर पाएं। क्योंकि रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की लिमिटेशंस हैं, बट मॉनेटरी कॉस्ट की कोई भी अपॉर्चुनिटी क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस नहीं है। इसमें आपका जो भी आप गुड्स बना रहे हो उसी का कॉस्ट जो है उसको मेजर करते हैं और उसको हम बोल देते हैं मॉनेटरी कॉस्ट। मूविंग ऑन, इसका एक एग्जांपल वहां पर देख लो। 1000 यूनिट्स ऑफ पेन को बनाने के लिए 50,000 रुपए का कॉस्ट लग रहा है, तो सिंपली आपका मॉनेटरी कॉस्ट क्या हो जाएगा? 50,000 रुपीज। वेरी सिंपल है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है? नॉर्मली हम इसको शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पीरियड्स बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। आपके टाइम के हिसाब से एक जो है 1 ईयर का जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और 1 ईयर से ऊपर लेकर के जितना भी टर्म हो जाएगा वो सब आपका कहलाएगा आपके लॉन्ग रन में। इसका मीनिंग अगर समझना है तो ऐसे, शॉर्ट टर्म इज सच अ पीरियड in which producer cannot change size of a firm but can increase production by use of factors of production capacity. Short term is such a time in which certain factors of production are fixed। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट, हैवी मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्री जो भी है, ये सारी चीजें जैसे हम लोग अगर अकाउंट से इसको लिंक करें, शॉर्ट टर्म में हमारे करंट असेट्स आ जाते हैं जो इजीली हम फ्लक्चुएट कर सकते हैं। फिक्स्ड असेट्स को हम इजीली जल्दी से सेल नहीं कर सकते, जल्दी से बाय नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म में वो यही कह रहा है, ये एक ऐसा पीरियड है
जिसमें प्रोड्यूसर फर्म का साइज नहीं चेंज कर सकता है, बट वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कैपेसिटी को जरूर बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल इसका ले लो, मान लो आपने नोटिस किया होगा, कोई फर्म अगर आज 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसको इसको 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको अपना टर्नओवर इंक्रीज करना है। जबकि उसका उल्टा है आपका लॉन्ग टर्म में आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। इसमें आपके एग्जांपल्स हैं प्लांट, हैवी मशीनरी, बिल्डिंग। इन सबको आप इंक्रीज भी कर सकते हो, इनको आप डिक्रीज भी कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। ये आपका बिजनेस है, आपकी चॉइस है, आपको क्या बढ़ाना है क्या घटाना है। प्रोड्यूसर साइज ऑफ फर्म को भी चेंज कर सकता है। बढ़ाना हमारे हाथ में है, घटाना हमारे हाथ में है, बट उसको हम कहीं हद तक अवॉइड भी कर सकते हैं। कोई नहीं चाहेगा मेरा बिजनेस लॉस में चला जाए। फाइन। मूविंग ऑन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को हम मेनली दो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्लासिफाई करते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर भी आता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इनके अंदर भी आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड का मतलब जानते हैं हम सब ना कि क्या होता है। फिक्स्ड मतलब जो तय है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक मशीनरी है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है रेलवे का इंजन। रेलवे के इंजन को आप चाहे दौड़ाओ चाहे ना दौड़ाओ, वो उसका फ्यूल तो जो है वो ले लेगा। जितना एक बार अगर वो ऑन हो गया तो फ्यूल जाएगा। सिंपली यहाँ पर भी फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वही है। आपके पास मान लो कोई मशीनरी है, उस मशीनरी का कैपेसिटी है 1000 प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस कर सकता है एक दिन में। अगर एक दिन में आप उसमें से 100 यूनिट्स भी निकालते हो, तो बाकी के 900 का ऐसा नहीं कि आपको कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा। आपको कॉस्ट उसको पूरा ही देना है जितना वो लेगा। यानी वो इलेक्ट्रिसिटी ले लेगा, वो सारी चीजें ले लेगा। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को हम ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट और क्वांटिटी का कोई रिलेशन नहीं होता आपस में। क्वांटिटी आपको जितनी चाहे आप निकाल सकते हो, कॉस्ट उतनी की उतनी रहेगी। ऑब्वियसली क्वांटिटी का भी एक लिमिटेशन होता है कि कितना निकाल सकते हैं कितना नहीं। एग्जाम्पल है परमानेंट स्टाफ का सैलरी, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स है, लाइसेंस फी है, कैपिटल पे इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है। ये सारी चीजें आपकी फिक्स्ड होती हैं। आपने कोई आदमी को रखा है, उस आदमी से आप काम करवाओ चाहे ना करवाओ, सैलरी तो देना पड़ेगा। फाइन। मूविंग ऑन, फिक्स्ड कॉस्ट का ये टेबल है और ये उसका ग्राफ है। यूनिट्स ऑफ आउटपुट देख लो, 0 है, फिर लास्ट में जाके 50 है। जो उसका फिक्स्ड कॉस्ट है वो 100 ही है। यानी ये जो आपका ग्राफ है ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। इट विल बी वेरी मच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये हमको याद रखना है। फाइन। नेक्स्ट कंसेप्ट कम्स वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ते चला जाएगा। इसको एक बार धीरे धीरे समझो। जब आपका कॉस्ट जो है वेरिएबल हो जाता है, वेरिएबल यानी बदलते रहता है, उसको हम बोल देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसमें शॉर्ट टर्म में इसके जो जब भी हमारा क्वांटिटी चेंज होगा, आपका ये कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन घट रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी घट जाएगा। अगर मान लो प्रोडक्शन 0 है तो ये कॉस्ट भी 0 हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट में ऐसा नहीं था। प्रोडक्शन 0 है तो फिक्स्ड कॉस्ट 100 ही रहेगा आपका। ऐसा बोल इस डेफिनेशन को हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का भी दूसरा नाम है, ये है आपका अनस्टेबल और डायरेक्ट और मेन कॉस्ट। ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हैं प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, जितना खरीदो उतना पे करना पड़ेगा। एनर्जी कंजम्पशन, जितनी लाइट्स जलाओगे उतना बिल आएगा। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर, लेबर वेजेस, ये सारी चीजें आपके वेरिएबल कॉस्ट में आती हैं। इसका एक शेड्यूल देख लो। यूनिट ऑफ आउटपुट है, 0 से लेके 50 पर वो इंक्रीज हो रहा है। और इस साइड अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को देखें तो वो भी 0 से लेके 390 पे इंक्रीज हो गया। इसका अगर हम ग्राफ देखें, इट विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट वो ऊपर चलते चला जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। थर्ड डेफिनेशन आती है, अगर आपने पहले के दो समझ लिए तो ये भी बड़ी इजीली समझ लोगे। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है और टोटल आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को ऐड कर दो तो दोनों से क्या निकल जाएगा? आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। इसका ये शेड्यूल देख लो एक बार। ये प्रोडक्शन दोनों में सेम है, 0 to 50। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम, ओनली 100 है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते चला गया।
टोटल कॉस्ट को यहाँ उन्होंने कैलकुलेट कर दिया 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 80 180, 100 प्लस 150 250, लाइक दैट दे हैव कैलकुलेटेड। इस ग्राफ में अगर हम ध्यान दें तो फिर से ये जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये फिक्स्ड कॉस्ट की है। जो फर्स्ट लाइन आपको ऐसे ऊपर जाती हुई दिख रही है ये वेरिएबल कॉस्ट की है, और जो दूसरी लाइन ऊपर जाती हुई दिख रही है टोटल कॉस्ट की है। आप अगर ध्यान देना तो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में जो गैप है ये हर जगह सेम ही होगा। उसका रीजन है कि एवरेज कॉस्ट हर जगह क्या ही है, 100 रुपीज ही है। फाइन, मूविंग ऑन। अगर मान लो प्रोडक्शन जीरो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन जीरो है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो कुछ ना कुछ आएगा, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा, और आपका जो टोटल कॉस्ट है वो भी कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि ऐड करने के बाद आ ही जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा नहीं था कि जीरो हो गया था। एंड दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स दैट आर डिनोटेड इन द ग्राफ। अब तीन कंसेप्ट हमने अभी तक समझे हैं। फाइन, उनको एक बार रिकॉल अगर हम करें। फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ कभी भी चेंज नहीं होता। फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या था, जो जितने आपके ज्यादा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन उतना ज्यादा आपका वेरिएबल कॉस्ट। जीरो प्रोडक्शन जीरो वेरिएबल कॉस्ट। और आपका टोटल कॉस्ट क्या था, सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये तीनों अगर ध्यान से आपने समझ लिए तो आने वाले तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली समझ पाएंगे। अब सबसे पहला है अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकला उसको आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। वेरी सिंपली आपको सिर्फ क्या करना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देना है प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ। फाइन, एग्जाम्पल है, मान लो मैंने अभी पीछे भी था ना कि 50,000 हमने रुपीज लगाए और उसमें हमने 1000 कमोडिटी के यूनिट्स बना दिए, तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या निकलेगा, 50,000 डिवाइड बाय 1000 यानी कि ₹50। इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिट पे हमने इतना फिक्स्ड कॉस्ट लगाया है। मूविंग ऑन, इसका एक बार अगर हम ग्राफ देखें तो ये आपका आउटपुट है, उसका फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकला, 100 डिवाइड बाय 10 10, 100 डिवाइड बाय 20 5, 100 डिवाइड बाय 30 3.3, 100 डिवाइड बाय 40 2.5, 100 डिवाइड बाय 50 इट विल बी 2। सिंपली अगर आप नोट करें ना तो जैसे जैसे आपका यूनिट बढ़ रहा है वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होते चला जाएगा। इसीलिए आपका ये जो ग्राफ है ये लेफ्ट टू राइट जो आपका है अपवर्ड डाउन चलते चला जाएगा। फाइन, नेक्स्ट डेफिनेशन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको समझने से पहले अगर दिमाग में सारी चीजें क्लियर हैं तो आप सिंपली समझ जाएंगे। इसको कर निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, जिसका आपका ये जो दिया हुआ है फॉर्मूला यहाँ पर। इसको भी करने के लिए मान लो हम प्रीवियस टेबल को ही अगर हम रेफर करें, ये आपका आउटपुट दिया हुआ है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। एवरेज हम कैसे निकालेंगे, 80 डिवाइड बाय 10 तो 8, 150 डिवाइड बाय 20 7.5, लाइक दैट विल टेक इट आउट। इसका जो ग्राफ बन रहा है ना यहाँ पर, एक बार अगर आप टेबल पे भी ध्यान दें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा आपका जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वापस बढ़ने चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा तरीके का आपका ग्राफ बनता है। इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि आपका ग्राफ यू शेप्ड बनेगा। राइट, नेक्स्ट कम्स एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में हम किसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज कॉस्ट। उसमें फॉर्मूला है आपका टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से। इसका एक और डेफिनेशन है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट ही आ जाता है डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका एक टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोडक्शन हमने इतना किया, टोटल कॉस्ट उसका इतना है, अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। 9 डिवाइड बाय 1 विल बी 9, 16 डिवाइड बाय 2 विल बी 8, लाइक दैट दे हैव डन। इसका भी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये भी एक यू शेप्ड ग्राफ बनेगा, जिसको हम बोलते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय, या इसको हम नाम दे सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट, या तो फिर नाम दे सकते हैं एवरेज कॉस्ट का। फाइन, नेक्स्ट कंसेप्ट कम्स मार्जिनल कॉस्ट। इसके मीनिंग को थोड़ा ध्यान से समझिए। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो या तो वो बढ़ेगा या तो वो घटेगा।
तो उसमें टोटल प्रोडक्शन के कॉस्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। कोई भी चेंज जब हो रहा है तो आपके मार्जिनल कॉस्ट कैसे बताएगा कि आपका चेंज होने पे क्या क्या फर्क पड़ा आपके कॉस्ट में। इसकी डेफिनेशन देखिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ यूनिट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन नंबर यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन नंबर ऑफ यूनिट। इसमें एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपने 50 यूनिट पहले बनाए थे, अभी आपने 51 यूनिट्स बना दिए, तो वो जो 51st यूनिट है आपका, उसका कॉस्ट जानने के लिए आप 51st वाले की कॉस्ट में 50th का कॉस्ट माइनस कर दीजिए, वेरी सिंपली। इसके टेबल से आपको इसका आइडिया और क्लियरली आ जाएगा। मान लो हमने पहले 1 यूनिट प्रोड्यूस किया था, उसका 9 रुपीज लगा, मार्जिनल कॉस्ट तो 9 रुपीज ही होगा। सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट हो गया 16 रुपए। तो सेकेंड यूनिट का कॉस्ट कितना हमें पड़ा, 16 में से 9 चले गए तो 7 रुपए। थर्ड यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, 21 रुपीज लगा, तो 21 रुपीज माइनस 16 करेंगे तो आ जाएगा 5 रुपीज। लाइकवाइज यू हैव टू माइनस सब्ट्रैक्ट द प्रीसीडिंग नंबर्स, फाइन। इसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। इसका जो आपका ये ग्राफ बन रहा है, ये पहले नीचे जाता है फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर, इट्स इन द शेप ऑफ हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक के शेप जैसा इसका ग्राफ होता है, ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछते भी हैं। Then comes interrelationship between average cost and marginal cost. एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखना है। ये पैराग्राफ समझने से पहले एक बार इस टेबल को समझ लीजिए। उसमें देखिए आउटपुट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। उसी टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके उन्होंने एवरेज कॉस्ट निकाल दिया। और उसी टोटल कॉस्ट में से जैसे 35 माइनस 20 कर लिया तो 15 आ गया, 45 माइनस 35 किया तो 10 आया, 60 माइनस 45 किया तो 15 आया। लाइक दैट दे हैव कैलकुलेटेड मार्जिनल कॉस्ट एज वेल। लेकिन इसमें अगर हम ध्यान देना तो ये जो है पहले डिक्रीज हुआ फिर वापस इंक्रीज हो गया, लेकिन इसका उल्टा जो है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये पहले डिक्रीज हो जाएगा और ये वापस इंक्रीज हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो दोनों इक्वल होंगे, और वो पॉइंट देख लो यहाँ पर दिख रहा है 15 और 15। अगर आप ध्यान देना यहाँ पर ये 15 और 15 पे एसी और एमसी दोनों इक्वल है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके रिलेशनशिप को देखिए। मार्जिनल कॉस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हमारे प्रोडक्शन में रखता है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो है, इसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ा तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लगा, वो मार्जिनल कॉस्ट है। प्रोड्यूसर जो है लॉन्ग रन में डिसाइड करता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, इन दोनों के बेस पे ही। ठीक है, मूविंग ऑन। एक बार इन दोनों का ग्राफ अगर हम देखें ना, जो हमने टेबल में डेटा देखा उसी का ये ग्राफ है। एक पॉइंट आप देखेंगे ऐसा है जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर सी। उस पॉइंट पे वो दोनों इक्वल थे, यानी कि 15 और 15 दोनों थे। इसके कुछ रिलेशंस यहाँ से निकल के आते हैं। आप सिंपली अगर ध्यान दें, इसके पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है। जबकि पॉइंट के राइट साइड पे एवरेज कॉस्ट कम है और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है। और पॉइंट की एक जगह ऐसी है जहां पर एवरेज और मार्जिनल दोनों कॉस्ट इक्वल हैं। तो ये तीन केसेस इसके बन जाते हैं। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, व्हेन मार्जिनल एंड एवरेज बोथ आर इक्वल, एंड व्हेन मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तीनों को एक बार देखो। पहले शुरुआत में एवरेज कॉस्ट घटेगा, मार्जिनल कॉस्ट भी घट ही रहा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट आपका ज्यादा तेजी से घटेगा जब एवरेज कॉस्ट शुरुआत में घट रहा होगा। ये इसलिए क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है पहले ही वो एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे ही हमको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपका एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट आपको इक्वल में पड़ेगा। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। दोनों ही अब आप देखो ना, तो इस पॉइंट के बाद दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा स्पीड में इंक्रीज होगा, किससे, एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व देखो क्या होता है। अभी तक हमने जो कॉस्ट पढ़े ना, सारे के सारे शॉर्ट रन वाले के थे। अब हमारा जो कॉस्ट आ गया वो कौन सा वाला है, लॉन्ग रन वाला आ गया है। इसमें लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में कोई फर्क नहीं होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं, आपके बेनहाम कह रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है कॉस्ट का फिक्स्ड और वेरिएबल, ये तब इररेलेवेंट हो जाता है जब आप लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल ही हो जाते हैं।
लॉन्ग रन में सब में बदलाव होना जरूरी है और होता भी है। ठीक है, तो लॉन्ग रन में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी फर्क नहीं रह जाता। ठीक है, मूविंग ऑन। और इसलिए जब भी आपका सेल स्केल जो है आपके फर्म का वो एक्सपांड होते जाता है लॉन्ग रन में। फॉर एग्जांपल है रेम्यूनरेशन पेड टू एन एम्प्लॉय इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म, however it in long run, if responds to increase in demand, if the producer decides to increase production, then he or she may have to employ more workers or buy a new land etc। मतलब हुआ ये शॉर्ट रन में आपका जो वर्कर्स को आप सैलरी देते हैं ये आपका फिक्स्ड है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं तो आपको लैंड न्यू खरीदना है, ज्यादा वर्कर्स रखने हैं। इसीलिए सारे फैक्टर्स जो हैं जो शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड होते हैं ना, वो लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाते हैं, सब के सब बदलते रहते हैं आपके लॉन्ग रन में। राइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, अभी हमने क्या पढ़ लिया, आपका कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू पढ़ेंगे। कॉस्ट का मतलब क्या था, हमारे खर्चे। रेवेन्यू का मतलब क्या है, आपका इनकम। ठीक है, रेवेन्यू में देखो क्या है आपका, अब तक हम जब हम खर्चों की बात कर रहे थे तो प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे हमारे सेल्स की। रेवेन्यू में सबसे पहली चीज जो आती है वो है आपका टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में दो चीजें बड़ी काम की हैं, एक है प्राइस पर यूनिट और दूसरा है टोटल सेल, कि कितना यूनिट मैंने आज सेल किया और हर एक का प्राइस कितना था। उसका एक एग्जांपल है टोटल यूनिट का, डेफिनेशन देख लो, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी। कितने यूनिट सोल्ड हुए उसको क्यू बोलते हैं, प्राइस को पी बोलते हैं। सपोज कर लो हमने 100 यूनिट बेचे आज के दिन में, प्राइस हर एक का 50 रुपए, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा हमारा, 5,000 हमारे आज इनकम हुई है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल सेल। अब एक कई बार बिजनेसेस में कैसा होता है ना कि हर कस्टमर को हम इक्वल रेट पे नहीं बेचते, अलग अलग रेट पे सबको बेचते रहते हैं। तो मान लो मैंने किसी कस्टमर को कोई चीज 10 रुपए में बेची, कोई चीज 12 रुपए में बेची, ऐसे करके पूरे दिन में मैंने 100 यूनिट बेचे और मेरे मेरे पास फिलहाल 1,500 रुपए मेरे पास जमा हो गए हैं। तो एवरेज मेरा जो रेवेन्यू है हर एक इंसान से ऑन एन एवरेज मैंने कितना अर्न किया, तो मेरे 15 रुपए अर्न हुए, क्योंकि मेरे पास टोटल कितना है 1,500, और टोटल सेल मेरा कितना हुआ 100 यूनिट का हुआ, तो 15 रुपए हर कस्टमर से एवरेज मैं मान के चल रही हूँ कितना मुझे वहां से मिला। राइट, मूविंग ऑन। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का जस्ट उल्टा है वो। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब आप नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं आपके उनका रेवेन्यू माइनस कर दीजिए रेवेन्यू ऑफ n-1 नंबर ऑफ यूनिट्स। एग्जांपल ले लीजिए इसका, यहाँ पर दिया भी हुआ है। मान लो मैंने पहले 1,000 यूनिट बेचे थे 50,000 रुपए पे, अब मैंने 1,001वां यूनिट बेचा और कुल मिला के अब मेरे पास पैसे कितने हो गए, 50,045 रुपए। तो जो एक मैंने एक्स्ट्रा यूनिट बेचा ना वो मैंने कितने में बेच दिया होगा, 45 रुपीज में। वेरी सिंपल इट इज। देन कम्स टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर हम ध्यान देना इसके ऊपर भी, तो हमारा कुछ टाइप्स ऑफ मार्केट्स थे जो हमने पढ़े थे। परफेक्ट, अभी भी शायद आपके उसमें आएगा अभी ओसीएम में। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब क्या होता है, जहां पर हर तरह की जो आपकी फॉर्म है उसको एंट्री भी मिल सकता है, एग्जिट भी मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिट है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर हाई कंपटीशन होता है, हर किसी को एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं करना पड़ता। और इसलिए आपका जो ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। ये बहुत बार एमसीक्यूज में आता है कि कौन से टाइप ऑफ मार्केट में तीनों इक्वल होते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करें, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा होते हैं, प्लस आपका प्राइस आपको डिक्रीज करना पड़ता है अगर आप अपना प्रोडक्शन सॉरी सेल बढ़ाना चाहते हैं। तो अब इसी चीज को अगर हम यहाँ इस ग्राफ में समझें, इस ग्राफ में दो लाइंस दी हुई हैं, एक है एवरेज रेवेन्यू की और दूसरी है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू भी नीचे आ रहा है धीरे धीरे, मार्जिनल रेवेन्यू भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है।
बट एवरेज रेवेन्यू के से ज्यादा स्पीड किसकी है? मार्जिनल रेवेन्यू की, इन टर्म्स ऑफ फॉलिंग डाउन, राइट? तो एवरेज रेवेन्यू भी नीचे ही गिरेगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी नीचे ही गिरेगा, बट दोनों का जो स्पीड है, रैपिडली कौन ज्यादा नीचे गिर रहा है, तो वो है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपके किस में होगा? इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होगा। इसको अगर हम ऐसे समझें, मान लो आपने 100 यूनिट्स किसी को सेल किए 100 रुपीज पे, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? 1 रुपी होगा। अब कोई दूसरा आया, उसको आपने अगेन वही 100 यूनिट्स आपने सेल कर दिया 90 रुपए में, तो आपका जो एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा वो 0.9 हो जाएगा और मार्जिनल हो जाएगा 0.1। इसी तरह से आपका मार्जिनल भी घटते चला जाएगा, एवरेज भी घटते चला जाएगा। फाइन, this was the last topic of this chapter. We'll end our session over here. Thank you so much for your patient hearing. You can comment your suggestions or doubts below in the comment section. If you have any kind of doubts in your studies in 11th and 12th commerce, in any kind of board, you can mail me at this particular email ID. I'll try to solve your problems. Fine. Thank you so much for your patient hearing.